अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस का खौफ दुनिया भर में फैला हुआ है और इस आलमी वबा ने अब पाकिस्तान में भी तेजी से फैलना शुरू कर दिया है। आज खैबर पख्तूनख्वा में एक ही दिन में 15 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, यानी पाकिस्तान के चारों सूबों में कोरोना के केसेस सामने आ गए हैं और मुल्क भर में कोरोना के केसेस की मजमूई तादाद 181 हो गई है। उनमें से 150 केसेस सिंध में सामने आए हैं, जिनमें से कराची के 26 केसेस हैं। अब से कुछ देर पहले भी कराची के केसेस की तादाद सामने आई है। मुसलसल ये तादाद बढ़ रही है। इस वबा से सबसे ज़्यादा सूबा सिंध मुतासिर हो रहा है, जहां सक्खर के क्वारंटीन में मुंतकिल होने वाले 119 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। ये तमाम वो केसेस हैं जो कि ईरान से ताफ्तान के रास्ते सिंध पहुंचे हैं। ताफ्तान में इन्हें रखा गया था। उस वक्त ये उम्मीद थी कि वहाँ से जब ये निकलेंगे तो इनमें कोरोना वायरस नहीं होगा, मगर बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस की तशखीस इन तमाम लोगों में से हो रही है। इस हवाले से आज वज़ीर आला सिंध ने तशवीश का इजहार भी किया और सवालात भी उठाए, क्योंकि जिन लोगों को ताफ्तान में रोका गया था उनके बारे में वफाकी हुकूमत ने दावा किया था कि वो क्वारंटीन में हैं, यानी उन्हें दूसरों से अलग रखा गया है। मगर ताफ्तान से दीगर सूबों में जाने के बाद उन्हीं में कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है, जिससे सवाल उठ रहा है कि ताफ्तान में ईरान से आने वालों को क्वारंटीन में रखने के बावजूद उनमें कोरोना की तशखीस क्यों हो रही है। सिंध हुकूमत ने इसका जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि क्वारंटीन की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। ताफ्तान में लोगों को क्वारंटीन के बजाय एक साथ रखा गया और लोगों के टेस्ट नहीं कराए गए। सिंध हुकूमत ताफ्तान से लोगों को नहीं लेकर आई, बल्कि वफाकी हुकूमत उन लोगों को यहाँ छोड़ कर गई थी। क्वारंटीन का मतलब ये है कि एक बंदा एक कमरे के अंदर हो। तो पहले तो हमने कहा अच्छा यार ये 14 दिन बाद आ जाएंगे, ठीक ठाक होंगे। तशवीश थोड़ी तब शुरू हुई जब हमारे यहाँ पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव ही नहीं है, ये टेस्ट कर रहे हैं, हमें कहा गया हम टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा जब नंबर्स देखे तो टेस्ट नज़र नहीं आ रहे, फिर कहा गया जी नहीं वो फैसिलिटी नहीं है, हम टेस्ट ये मतलब अलग अलग कहानियाँ की गई। उससे पहले तस्वीर तो देखा तो वो तो सब साथ बैठे हैं, चारपाई से चारपाई लगी हुई है, मिलजुल रहे हैं। जब ये बात हुई तो हमने अपनी तैयारी शुरू की। जिस दिन ये ज़ायरीन ताफ्तान से सिंध आएंगे हम इन सबको क्वारंटीन करेंगे। ये क्वारंटीन का जो लफ्ज़ है ना वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आता है, लेकिन हमने अपना फ़र्ज समझा कि हम खुद करें। दूसरा, ताफ्तान से हम नहीं लाए, फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें उधर पहुँचाया है। उधर सबको 500-500 को साथ साथ बिठाया हुआ था। हमने कहा ये बातें सारी मतलब रेज हुई, लेकिन अगर इसके अलावा पॉसिबल नहीं, हम क्या करें, हम नहीं लाए। ये बड़ा मज़े से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जी उधर तो बड़े मज़े में बैठे हुए थे वो, और इन सबको बसों में भर के ले आए, इधर तकलीफ में डाल दिया। सूरत हाल ये होती जा रही है कि टोटल 181 तादाद है, 150 केसेस सिंध में आए हैं और सिंध में जो कराची में तादाद है वो 26 है, यानी कि ताफ्तान से आने वाले जो क्वारंटीन में रखे गए हैं उनके जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें मुसलसल तादाद में इजाफा हो रहा है। अब अहम बात यह है कि जब पहले सिंध हुकूमत ने एयरपोर्ट्स पर सही फैसिलिटीज़ ना होने का इल्ज़ाम लगाया था कि एयरपोर्ट्स पर क्वारंटीन बनाने की बात की थी, वफाकी हुकूमत ने नहीं किया, तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सैयद ज़फ़र मिर्ज़ा ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ताफ्तान में हमने रिस्क असेसमेंट मुख्तलिफ की थी, इसलिए वहाँ क्वारंटीन की सहूलत बनाई गई। 3000 लोगों के लिए एयरपोर्ट की रिस्क असेसमेंट अलग थी। अब वहीं ताफ्तान से ज़्यादातर मरीज़ आ रहे हैं, हालांकि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि वहाँ पर 3000 लोगों के लिए सहूलियात बनाई गई। कुवैत ने जितने भी मुसाफिर ईरान से आए सबको क्वारंटाइन में डाला। श्रीलंका ने 622 मुसाफिरों को क्वारंटाइन में डाला। थाईलैंड ने साउथ कोरिया और ईरान से आने वाले तमाम जो मुसाफिर थे उनको क्वारंटाइन में डाला। कतर ने ईरान से आने वाले तमाम मुसाफिरों को क्वारंटाइन में डाला। जब पाकिस्तान में नजर आ रहा है कि ज़्यादातर केसेस ईरान से रिपोर्ट हुए थे, तो ईरान से जितने भी मुसाफिर आ रहे थे उन सबको क्वारंटाइन में डालने में क्या हर्ज था, उनको डाल दिया जाता। हम भी कर रहे हैं ताफ्तान में। फॉर एग्जांपल 3000, आप मुझे 600 की बात कर रहे हैं, हमने 3000 से ज्यादा लोग पैसेंजर्स को वहाँ पे क्वारंटाइन किया हुआ है। 14 दिन से पहले नहीं जाने देंगे। सब बलूचिस्तान में किया तो कराची में और बाकी एयरपोर्ट्स में क्यों नहीं किया, सिर्फ बलूचिस्तान में क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे हमारी रिस्क असेसमेंट डिफरेंट थी। जब आपको नजर आ रहा है बलूचिस्तान में कि जो ईरान से लोग आ रहे हैं वहाँ पर आपने एक रिस्क असेसमेंट किया है जिसकी बुनियाद पर आपने वहाँ पर सबको क्वारंटाइन में डाला है, तो एयरपोर्ट पर जो ईरान से लोग आ रहे हैं उन सबको क्वारंटाइन में डाल देते, एक फैसिलिटी वहाँ बना देते, इसमें क्या हर्ज था? क्वारंटाइन की फैसिलिटीज हमने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया इस एरिया के अंदर। 70 साल के अंदर हमने हुकूमत हेल्थ में खर्च क्या किया है? बलूचिस्तान में तो सबसे कम सहूलियात हैं, वहाँ तो आप लोगों ने कर दिया। ये तो जो हमने जिस तरीके से ये इमरजेंसी की बेसिस पे ऊपर पॉइंट ऑफ एंट्रीज को स्ट्रांग किया, तो हमें ही पता है।
उस वक्त क्रेडिट ले रहे थे कि ताफ्तान में हमने 3000 लोगों को क्वारंटीन में डाला है। आज वज़ीर आला सिंध ने ये बात कही कि वो क्वारंटीन तो सही था ही नहीं, ये लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, साथ ही इनकी चारपाइयाँ थी, जिसकी वजह से एक दूसरे को फैलाया गया ताफ्तान में। और अब जब ताफ्तान से लोग आ रहे हैं, वफाकी हुकूमत वहाँ से छोड़ रही है, तो उनमें बाकायदा तौर पर इस वक्त कोरोना वायरस पाया जा रहा है। पहले वज़ीर आला सिंध ने ये कहा और फिर आज डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि वो इकरार करते हैं कि ताफ्तान कोई आइडियल जगह नहीं थी। हमारे 6000 से ज़्यादा ज़ायरीन जो हैं वो ईरान में गए हुए थे। वो तमाम के तमाम जो थे वो वहाँ पे ज़्यादा गैर महफूज थे ईरान में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस और बहुत ज़्यादा वबा फूट चुकी थी। तफ्तान एक बड़ी दूर अफ्तादा और बड़ी मुश्किल जगह है। वहाँ पे हमने बहुत मेहनत के साथ एक क्वारंटाइन बनाया और वहाँ पे लोग रहे। मैं बिल्कुल इस बात का इकरार करता हूँ कि वो कोई आइडियल जगह नहीं थी उनको रखने की, लेकिन इसके अलावा कोई चॉइसेस भी नहीं थी वहाँ पे। तो जो बेहतरीन एहतियातें कर सकते थे वो की। उसके बाद उनको बड़े एक सिस्टम के तहत वहाँ से निकाला। उन्होंने ये जो फ़ैसला किया वहाँ पे उनको दोबारा क्वारंटाइन करने का, बेहतर हालात में, बहुत अच्छा फ़ैसला है। उनके टेस्ट किए, बहुत अच्छा फ़ैसला है। हमें उसमें पॉजिटिव मिल गए, अच्छी बात है हमें मिल गए, क्योंकि अगर ये ना मिलते तो ये इसी तरह अपने घरों में चले जाते और बीमारी फैलाते। तो हमें तो इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि मल्टी लेयर्ड सिस्टम है कि जिसमें एक फ़िल्टर से गुजरे, फिर दूसरे से गुजरे, फिर तीसरे से गुजरे। ज़फ़र मिर्ज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद खैबर पख्तूनख्वा से एक साथ कोरोना वायरस के 15 मरीज सामने आ गए और सूबाई वज़ीर सेहत सलीम झगड़ा ने ट्विटर पर सूबे में कोरोना के पहले केसेस की तस्दीक की और बताया कि 19 ताफ्तान से डेरा इस्माइल खान पहुंचे थे और 19 में से 15 अफराद में कोरोना के टेस्ट मस्बत आए हैं। यानी ताफ्तान से जो लोग सिंध में आए उनमें टेस्ट मस्बत आ रहे हैं। अभी तक जो पंजाब में सूरत हाल है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि 750 लोगों के टेस्ट कराए गए जो ताफ्तान से आए हैं और उनमें अभी तक किसी एक में भी कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई है। वज़ीर आला सिंध इस हवाले से खुशगवार हैरत का भी इजहार कर रहे थे। पंजाब में हालांकि लाहौर में अभी तक एक ही केस सामने आया है, मगर ताफ्तान से आने वाले लोगों में सिंध में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सामने आ रहे हैं, मगर पंजाब में जो लोग गए हैं जिनकी तादाद सिंध के मुकाबले में डबल है उसमें नहीं आए हैं, जैसा कि आज वज़ीर आला सिंध की तरफ से भी कहा गया था। हमारे साथ इस वक्त सईद गनी साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर पाकिस्तान सिंध, साथ में हमारे साथ तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं, वज़ीर सेहत हैं खैबर पख्तूनख्वा, और हमें वज़ीर आला बलोचिस्तान भी ज्वाइन करेंगे जाम कमाल खान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। झगड़ा साहब, आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? 15 की तशखीस हुई थी, अब क्या मामला है और टेस्ट किए गए? जी, 19 लोग आए थे, पहला बैच जो आया था। पहले से जो हम कोऑर्डिनेशन कर रहे थे बलूचिस्तान से, तो अंदाज़ा था कि जो वहाँ पे क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं वो आइडियल नहीं है। तो फ़ैसला लिया कि इनको इंडिविजुअली आइसोलेट करना है और इनका टेस्ट करना है। रिसीव किया, इनसे ख़ुद बात की वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, कोशिश की जितना अच्छा ख्याल रख सके, लेकिन इंसिस्ट किया कि वो ठहरेंगे। उनका टेस्ट किया, 19 में से 15 का टेस्ट पॉजिटिव आया, सब की हालत ठीक है। हम जिनका पॉजिटिव आया है उनको वहीं पे आइसोलेट करेंगे, क्योंकि उम्मीद है कि उनको शायद मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत ना हो। जो साइंस है, जो 4 लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया है उनको अलहदा से आइसोलेट करेंगे एक और फैसिलिटी में और उनको भी क्वारंटीन करेंगे। सब 19 में से 15 एक बहुत ही हाई रेशो है। वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि ताफ्तान में क्वारंटीन तो वो था ही नहीं, वो तो असल में एक दूसरे के साथ इनको छोड़ दिया गया, तो बजाय इसके कि वो क्वारंटीन होता, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लोगों को लग गया है। आपके सूबे में भी तादाद बहुत ज़्यादा है 19 में से 15 की। आप भी समझते हैं कि ये क्वारंटीन नहीं था, एक दूसरे से लग गया वहाँ पर लोगों को ताफ्तान में? ऐसे ही लगता है जी। अच्छा, साथ में फिर ये भी बताइएगा, अभी क्या मजीद लोग आ रहे हैं और टेस्ट के आपके क्या इंतजामात हैं खैबर पख्तूनख्वा में? जी, कल एग्जैक्ट नंबर आई थिंक हमें 1-2 फिगर्स आए हैं, लेकिन बिटवीन 170 और 200 लोग जो है वो 170 और 200 के दरमियान ताफ्तान से कल एक्सपेक्टेड है। उनके लिए हम सिमिलर अरेंजमेंट्स कर रहे हैं 2 ज़िलों में, जहाँ पे इनको इंडिविजुअली आइसोलेट करना है और टेस्ट करना है। इसके अलावा ऑब्वियसली जो हमारे पिछले प्रोटोकॉल्स थे उसके मुताबिक हम केपी में जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स थे उनको टेस्ट कर रहे थे, उसके अलावा कोई केस नहीं निकला।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आगे नहीं निकल सकता, बिकॉज अभी पाकिस्तान में केसेस कंपाउंड हो सकते हैं। और उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके शो पे भी तमाम कौम को कि जो गवर्नमेंट के इक़दाम हैं, बराए मेहरबानी अगले 3-4 हफ्ते घर बैठे सोशल कॉन्टैक्ट मिनिमाइज़ करें, ताकि एक साथ मिलके हम इस चैलेंज का मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम खान हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा, और दुरुस्त बात कर रहे हैं कि आवाम को इस हवाले से हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। हम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी रब्ता कर रहे हैं, हमारे साथ सईद गनी साहब भी मौजूद। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। नई तादाद भी जो सामने आई है वो सारी इस सखर में जो इस वक्त लोग मौजूद हैं ताफ्तान से आने वाले, उन्हीं में से आई है? जी, कुछ कराची में कुछ केसेस बढ़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल नंबर जो कराची में है वो इस वक्त 30 है, जिसमें से 2 लोग ठीक हो गए हैं, एक हैदराबाद में है और 119 जो हैं वो सखर में है आउट ऑफ 234। 234 हमने टेस्ट किए थे, जिसमें से 119 जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शरह है, 50% से ज़्यादा है और बड़ी तशवीशनाक है। अभी तक सखर में कुछ लोगों के टेस्ट होने हैं और कुछ बड़ी तादाद ऐसी है जो अभी सखर के क्वारंटाइन सेंटर पे लोगों ने पहुंचना है। तो अल्लाह ताला रहम करे, हमें दुआ करनी चाहिए कि ये शरह कुछ कम हो जाए। लेकिन अगर इसी शरह से हम आगे बढ़ते हैं तो 800 से ज़ायद अफराद जो हैं वो सखर आएंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पेशेंट इसमें पॉजिटिव होने के इम्कानात हैं। तो ये शरह बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि ये बात शायद किसी को बुरी लगे, लेकिन फ़ैक्ट ये है कि ताफ्तान में जो इंतज़ामात किए गए थे वो शायद बजाय बेहतरी के वो इस जो इजाफ़ा है बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है पेशेंट्स में, उसका सबब बना है। और ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी की गई है। शायद इंतज़ाम ठीक होते तो हम इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को शायद इस वायरस से बचा सकते थे। मगर उस वक्त जब वो इंतजामात थे, क्योंकि ज़ाहिर वफाकी हुकूमत में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बार बार कह रहे थे और उसकी मिसाल दे रहे थे ताफ्तान की, वो खुद भी वहाँ गए, आप लोगों ने उस वक्त उठाई नहीं आवाज़ कि भाई इस इंतजामात से तो उल्टा जो लोग मौजूद हैं हज़ारों, उनके आपस में फैल जाएगा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 50% लोगों में जो अब यहाँ पर आपने टेस्ट किए उनमें मस्बत निकल आया। अभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से वज़ीर सेहत बता रहे थे तैमूर खान साहब के 19 लोग आए हैं, 15 में निकल आया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी तक 750 में से सिर्फ 3 मुश्तबा अफराद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बताया पंजाब में जो लोग गए हैं ताफ्तान से, वहाँ अभी तक सबसे कम तादाद है, जिस पर खुशगवार हैरत का भी इज़हार कर रहे थे मुराद अली शाह साहब। देखें, अल्लाह करे एक भी ना हो, मैं भी ये करता हूँ दुआ कि अल्लाह ताला करे कि कहीं भी इस तरह के ना हो, हमारे पास जो हैं उन्हीं को हम इलाज कर लें। लेकिन अगर आप फिगर्स को देखें ना तो ये बात समझ में आती नहीं है। मतलब अल्लाह ताला जो कह रहे हैं वो सही हो, मैं इस पर डाउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं होती है। एक तो ये कि ताफ्तान से जितने लोग आए हैं उसमें ये तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने सिंध आना था, खैबर पख्तूनख्वा आना था, वायरस उन्हीं पे गया होगा और बाकी सूबों की तरफ नहीं गया होगा। ये बात समझ में नहीं आती। इनको दोबारा से अपने जो सिस्टम्स हैं उनको चेक करना चाहिए कि जहाँ पर ये इनके टेस्ट हो रहे हैं आया वो इतने अथेंटिक हैं कि आप उसके ऊपर यकीन कर सकें। दूसरी बात यह है कि देखें, एक तो ये ताफ्तान वाला एलिमेंट है, वहाँ से जो लोग आए उनके अंदर निकला, लेकिन उसके अलावा जिस तरह हमने लोगों को तलाश किया है पूरे सूबे के अंदर और पीछे भाग के उनको ट्रेस करके ट्रैक करके, और एक आदमी अगर पॉजिटिव हुआ है तो फिर हमने उसके कॉन्टेक्ट्स को ट्रैक किया है, उन तक पहुँचे हैं, उनको हमने जाके चेक किया है। उसकी वजह से कराची के अंदर कोई ये 30 के करीब पेशेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, निकाल लिए, हैदराबाद में निकाल लिया। ये एक्सरसाइज मुझे लगता है कि शायद किसी और सूबे ने नहीं की, जो ख़तरनाक बात है। एक तो वो लोग हैं जो ताफ्तान से आए, आपको पता है कितने लोग हैं आपको, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हो सकती है जिनका आपको नहीं पता है, जिनको आपने ढूंढना है। वो शायद साथ साथ उनको कोशिश करनी चाहिए, और अगर वो नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गफलत है जिसका हम मुजाहरा कर रहे हैं। सही साहब, एक क्या ये भी अंडर कंसिडरेशन है, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अफवाहें भी साथ साथ जन्म लेती हैं जब इस किस्म की बात हो, कि आप लोग सिंध को दूसरे जो सूबे हैं उनसे रब्ता ख़त्म करने का सोच रहे हैं, या फिर जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उस हवाले से भी वफाक से बात करने का सोच रहे हैं कि इस वक्त रब्ता बिल्कुल ख़त्म किया जाए? शायद बहुत हालात जब आपको नज़र आ रहे हों कि चीज़ें खुदा न खास्ता अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो फिर बहुत से हमें वो काम करने पड़ेंगे जो दीगर ममालिक ने किए हैं। हमारा ये कहना है कि अगर आपको कुछ सख्त फ़ैसले करने हैं तो इटली वाली नहज पर पहुंचने से पहले करें, चाइना के नहज पे पहुंचने से पहले करें, ईरान की सूरत हाल पे पहुंचने से पहले करें।
खुदा न खास्ता अगर वो हालात हमारे यहाँ पैदा हो गए तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ का हाल है, जो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जिनका हेल्थ का निज़ाम हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो इन चीज़ों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ मुसीबत पड़ी हुई है, एक एक दिन में 300-300 400 लोगों की हलाकतें हो रही हैं। तो हमें कुछ डिसीजन सख्त लेने पड़ेंगे। इसमें फेडरल गवर्नमेंट को हमारी बात को संजीदगी से लेना चाहिए। देखें हमारा जो कहना है मेरे साथ रहिएगा। अगर मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी और ये वाली बात मैं आपसे दोबारा आके करता हूँ। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहबा, ताफ्तान से आने वाले लोगों में 50% रेशो है इस वक्त सिंध में, 120 लोगों पे गालिबन ये निकल कर आया है। 19 लोग आए थे खैबर पख्तूनख्वा में, 15 लोगों में जो है वो कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल है? देखिए जी, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम भी सारे टेस्ट कर रहे हैं और जो टेस्ट की जब रिपोर्ट्स आएंगी तो कोई छुपाई नहीं जाएंगी। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरह की ये बात कहनी कि जी हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं। मैं आपको पूरी तसल्ली से बताती हूँ कि हर वो मरीज जो सस्पेक्ट है उसकी बाकायदा न सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री बल्कि उसके साथ उसके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी ट्रेस किया जाता है। अभी जो एक मरीज हमारे पास निकला उसका द मिनट वी गॉट द रिपोर्ट, रात को 10 बजे हमारी सारी टीम उनके पास पहुंच गई। उनको फिर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। आइसोलेशन वार्ड से उनका ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट करने के बाद उनके सारे जितने घर के फर्द थे उनका सारे टेस्ट हुए। अब इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, उनका पॉजिटिव निकला, उनके घर वालों का नेगेटिव निकला। अब इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हम भी उम्मीद रख रहे हैं कि जो तफ्तान से लोग आए हैं, क्योंकि वो इतने दिन इकट्ठे रहे हैं, तो अगर सिंध में निकला है और खैबर पख्तूनख्वा में निकला है तो ज़रूर जो हमारे डीजी खान के जितने जिनके टेस्ट हो रहे हैं उनमें से भी बहुत बड़ा नंबर निकलेगा। और वी आर टेस्टिंग हम, और जब रिपोर्ट्स आएंगी साथ साथ कोई पंजाब छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा। वी विल बी कंटिन्यूसली टेलिंग देम। डॉक्टर साहब, ये सवाल पहले भी उठाया था वज़ीर आला सिंध ने और खुशगवार हैरत का इज़हार किया था कि जी अच्छी बात है, मगर उनको हैरत हो रही थी कि जो ईरान से भी वैसे बाय एयरपोर्ट लोग आए हैं या दूसरे ममालिक से, वो पंजाब में भी आए हैं, यहाँ भी आए हैं, और मगर पंजाब में अभी तक ईरान से आने वालों की भी, बाय एयरपोर्ट आने वालों की भी ज़्यादा नंबर नहीं सामने आए। मुनाशा साहब जो हैं उनकी बड़ी मेहरबानी। आई थिंक उनसे कहिए कि जी कहीं छुप के तो नहीं रह सकते ना मरीज। अगर खुदा ना खास्ता कोई मरीज आ जाएगा सामने और उसकी इतनी तबीयत खराब होगी तो वो सामने आ जाएगा। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको माइल्ड फ्लू टाइप इलनेस होके वो ठीक हो गए हों, उनका डिटेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। जैसे वो वहाँ निकले इसी तरह यहाँ निकले हैं। डॉक्टर साहब, इन्होंने ये किया कि FIA से पूरा डेटा निकाला कि जो जो लोग आए थे ईरान से उनको ट्रेस किया, उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया। ये प्रैक्टिस की पंजाब में की गई है? जी बिल्कुल, 2700 लोग आए थे, सारों का डेटा निकाला गया। 2700 के 2700 बंदों को बाकायदा स्क्रीन किया गया, उनके ऊपर बाकायदा फॉलो अप किया गया। और ये काम हमने, और 3000 चाइनीज की बाकायदा स्क्रीनिंग हुई जो हमारे कैंपों में काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि हम एज हुकूमत नहीं काम कर रहे हैं, हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर रखे। हमें तकलीफ होती है अगर ज्यादा केसेस वहाँ निकले और अभी तक यहाँ कम है, तो उसकी ये वजह नहीं है कि हम एफर्ट नहीं कर रहे। और डॉक्टर साहब, 7.5 जो ताफ्तान से लोग आए उनको कहाँ, क्या अलग से रखा गया है, अलग थलग क्वारंटीन में रखा गया है? जी डीजी खान के अंदर क्वारंटीन है और वो उस क्वारंटीन के अंदर ऑल दोज पीपल आर बीइंग टेस्टेड। 3 उसके अंदर जो थे जिनको बुखार वगैरह था एंड दे वर नॉट फीलिंग वेल हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड। मुजफ्फरगढ़ में जो तैयब अर्दोगान हॉस्पिटल है, हमने 3 हॉस्पिटल बिल्कुल अलहदा कर दिए हैं फॉर पेशेंट्स हु वुड कम विद पॉजिटिव टेस्ट के लिए। अब उनको वहाँ तीनों को भेजा है ताकि उनकी तबीयत ठीक हो, उनके टेस्ट किए जाएंगे वहाँ भी। तो मैं यकीन से कह रही हूँ कि हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं टू ट्रेस एवरी पेशेंट। और डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ताफ्तान से भी जो आए हैं उनमें भी आपको भी लग रहा है कि होगा, तो अभी खैबर पख्तूनख्वा के सिंध के रिजल्ट्स आ गए और बहुत तेजी से अपडेट हो रहे हैं। आपका अभी तक नहीं आया है कि ताफ्तान से, या लेट किया गया आपके लोगों की तरफ से टेस्ट? लेट नहीं किया गया, टेस्ट हैव स्टार्टेड ऑफ। हम जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे बताएंगे। इंपॉर्टेंट देखिए, मैं बात आपको बताऊं, एक जगह से अगर ये लोग आए हैं तो परसेंटेज तकरीबन इतनी होगी। और सबसे बड़ा इस वक्त तो बर्डन आएगा वो पंजाब पे आएगा, क्योंकि इनके पास तो गए हैं 290 लोग, हमारे पास आए हैं 750 बंदा, और अगला जो ग्रुप आ रहा है उसके अंदर 1200 बंदे आ रहे हैं। इसलिए वी वांट टू बी 100% श्योर अबाउट हाउ द रिजल्ट्स कम आउट। और जैसे जैसे आएंगे उनको क्वारंटीन में रखा गया है, और क्वारंटीन के बाद उसके बाद दोज पेशेंट्स खुदा न खास्ता
जिनको जो पॉजिटिव आए हैं और उनमें सिम्टम्स डेवलप हुए, दे विल बी शिफ्टेड प्रॉपर्टी टू हॉस्पिटल। हमने बाकायदा हर चीज का SOP बनाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी उनके हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा और सिंध भी कह रहा है कि ताफ्तान में असल में वो क्वारंटीन नहीं था जिसको क्वारंटीन बताया गया, वो तो एक दूसरे को उन्होंने लगा दिया, ये सही तरीका नहीं था जो कुछ ताफ्तान में किया गया। आपके रिजर्वेशन है इस पर? जी बिल्कुल मुश्किल था ना। मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान के ऊपर तो ये बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया गया ना कि आप इतने बहुत सारे लोग वहाँ ही रखें, इफ दे कुड नॉट बी अरेंज प्रॉपर क्वारंटीन। तो हमने तो जिस दिन उन्होंने कहा, और ये बिल्कुल हमने सबने सजेशन की भी तायद की है कि अगर अब जो नए आए हैं लोग उनमें से आप इमीडिएटली शिफ्ट कर दें, और उनके लिए बाकायदा क्वारंटीन इस वक्त भावलपुर में हमने तैयार की हुई फॉर द नेक्स्ट 1200, और उसके बाद मुल्तान के अंदर क्वारंटीन तैयार है, हमने काला शाह काकू के अंदर क्वारंटीन तैयार की हुई है। इम्पोर्टेंट ये चीजें जैसे जैसे लोग आएंगे उनको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको आराम से रखें, उनको हर तरीके की सहूलत दें, उनके टेस्ट करें, और जब दे आर बियॉन्ड दैट फेज फिर उनको दे शुड बी परमिटेड टू गो बैक। तो ये पूरा काम हम कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज है कि देयर इज नो पॉइंट स्कोरिंग व्हेन अ एपिडेमिक कम्स इन। कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम कर रहा है। इम्पोर्टेंट चीज समझने की ये है कि हमें बतौर एक कौम, बतौर नेशन, हम सारों ने मिलके इसके ऊपर मेहनत करनी है और पूरी कोशिश करनी है। हमने तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी आज से 5 दिन पहले पंजाब के अंदर। आपको पता है स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद हो गए हैं, मदारिस बंद हो गए हैं, इसके अलावा ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉन्ग्रीगेशंस, हर किस्म का, यहाँ तक के ड्राइविंग का इज्तिमा जो है वो भी प्रीमेच्योरली बंद करके खत्म कर दिया गया। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, क्योंकि अब तो मिटिगेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। आप कंप्लीट कर रहे थे कि आप चाहते हैं कि इस वक्त जो दूसरे सूबों के साथ सरहदी इलाका है वो भी सिंध का बंद कर दिया जाए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद कर दी जाए, इस वक्त बेहतर है कि जल्दी ये कर दिया जाए? शायद पहली तो बात ये मैं ज़रा वाज़ेह कर दूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये बात करूं कि इसमें हम कोई कंट्रोवर्सीज़ में जाएं। ये बिल्कुल नेशनल इशू है, इस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मुझे परेशानी उस वक्त होती है जब शायद उस संजीदगी का मुजाहरा में नज़र नहीं आता। ये करना चाहिए, इस पर कोई सियासी तनकीद की बात नहीं है। अच्छा, जो फैसले हमने करने हैं जिसका आप हवाला दे रहे हैं, देखिए दुनिया में अगर चाइना की मिसाल है, चाइना ने बड़ी कामयाबी से फ़िलहाल उस पर कंट्रोल किया, वो नंबर रिड्यूस होना शुरू हो गए। उन्होंने भी यही किया कि लोगों को सोशली जो है उन्होंने कॉन्टैक्ट्स ख़त्म किए, आइसोलेट किया, लोगों को एक्टिविटीज़ बंद कर दी, लोगों को लॉकडाउन कर दिया, घरों में बंद कर दिया। उसके बाद जाकर वो कामयाब हुए। इटली में जब चीज़ें हद से बढ़ी हैं तो उन्होंने लॉकडाउन किया है। हम लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे स्टेप्स, ऐसे इक़दाम ज़रूर करने चाहिए जिसमें लोगों की जो नक्लो हरकत है उसको महदूद करें किसी तरह से। अगर आपके पास लोग एक तरफ हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ये सिम्टम्स हैं, तो आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर पूरे मुल्क के अंदर 22 करोड़ की आबादी आज़ादी के साथ एक दूसरी जगह जा रही होगी, एक तो वो जो मरीज़ होंगे वो औरों को भी इन्फेक्ट करेंगे, दूसरा ये कि आप रोक नहीं सकते हैं इसको, फ्लो को, जो लोगों का इधर उधर हो रहा होगा। तो उसके लिए पहले फेज़ में हमने स्कूल बंद किए, हम पे तनकीद हुई, लेकिन हमने कर लिए कि किसी तरह बच्चों को हम बचाएं, महफूज रखें। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि वो बच्चे घरों में कम बैठ रहे हैं, उनकी फैमिलीज लेके उनको बाहर फिर रही हैं। हम गुजारिश करते हैं कि भाई गैर ज़रूरी तौर पर घरों से मत निकलें, अपने आप को महदूद करें, अपनी एक्टिविटीज़ महदूद करें। ये आउटिंग का टाइम नहीं है कि आप होटलों में जाकर बैठ जाते हैं, आप CV पे जाकर तफरीह करते हैं, ऐसा टाइम नहीं है। हमारे लिए बहुत तशवीश की बात है, खुदा न खास्ता ये मर्ज़ अगर और बढ़ा तो हमारे लिए शायद क्या किसी के लिए भी इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आज हम इस पोजीशन में हैं कि अगर हम कुछ इक़दाम कर लें, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कंटेन कर सकते हैं। तो सिर्फ जो राब्ते हैं सूबों के दरमियान वो नहीं, शायद हम और भी कुछ चीज़ें सोच रहे हैं जो हमें करनी पड़े मजबूरी में, जिसकी बिना पर लोगों का जो एक्सपोजर है उसको हम किसी तरह रोक सकें। बहुत शुक्रिया। सैयद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मज़ीद इक़दाम का सिंध हुकूमत सोच रही है। इस वक्त हमारे साथ जाम कमाल खान साहब मौजूद हैं, आप वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। जाम साहब बहुत शुक्रिया। जाम साहब, वज़ीर आला सिंध ने सवाल उठाया कि क्वारंटीन तो वो था ही नहीं जो कि ताफ्तान में बनाया गया, एक दूसरे के साथ लोगों का कॉन्टैक्ट था और एक दूसरे से लग गया और बहुत बड़ी तादाद में अब केसेस सामने आ रहे हैं। ये डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने भी मान लिया कि कोई आइडियल सूरत हाल नहीं थी। नहीं, असल में इसमें शाजिब साहब एक चीज समझने की बात है, जब ये लोग ईरान से आ रहे थे और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जब पहले 2 केसेस आए तो एक मेरे ख्याल गालिबन इस्लामाबाद और एक कराची में आए, तो बाय एयर ज़ायरीन से ये उधर से आए थे, ताफ्तान से नहीं आए थे। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम सब ऑन बोर्ड से हमें पता था कि ये ज़ायरीन जितने भी आ रहे हैं ये सारे कुम से आ रहे हैं, इराक से आ रहे हैं, मशहद से आ रहे हैं और इन सब में
70 to 60% पता होगा कि वायरल के चांसेस इन सब में ज्यादा हैं। क्वेश्चन दो हमारे सामने थे, हम इनको या तो इसी तरह पाकिस्तान में हर जगह वापस भेज देते, जाने देते। दूसरा ऑप्शन था कि या हम इनको एक ही जगह रखते। क्वारंटीन में रखने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि ये तकरीबन 5000 हर आदमी को अलग अलग रखा जाएगा। कॉन्सेप्चुअल यही था कि ये लोग चूंकि आ रहे हैं, इनको 14 दिन हमने हर सूरत क्वारंटीन में रखना है, क्योंकि इस 14 डे को अगर हमने सरपास नहीं किया तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि इनके अंदर वायरस है या नहीं है टेस्ट के दौरान। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा ख्याल मैंने तो बार बार मुराद अली शाह साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब सबको कहा है, मैंने कहा शायद हम ये समझ नहीं पा रहे कि ताफ्तान, मियाँ वाली, गुजरात या लाड़काना या किसी और शहर की तरह की जगह नहीं है। ये कोई 600 साढ़े 600 किलोमीटर क्वेटा से दूर बॉर्डर का इलाका है जहां पे सिर्फ एक BHU कायम है, और वहां इतनी सारी फैसिलिटीज को एक साथ बनाना आर्मी ने, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, FC ने, सब ने मिलकर बड़ा काम किया। और हमारी पूरी ये कोशिश रही कि हम इनको कहीं जाने नहीं दे। देखिए 4000, 4500, 5000 लोगों को एक साथ रखना और 14 दिन उनके साथ एक मैनेजमेंट करना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। यहाँ पे बाकी सारे कह रहे हैं कि ठीक है जी, हमने 100 रूम्स का वार्ड बना दिया, 1100 जायरीन को हम केटर कर रहे हैं, और इतनी बड़ी फैसिलिटी पंजाब की भी है और सिंध की भी है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए इन 5000 लोगों को मैनेज करना आइसोलेटेड एरिया में, जहां सिर्फ 2 पक्के बिल्डिंग्स थे, बाकी भी नहीं है, हमें सारा डेवलप करना पड़ा। सब काम मुश्किल था, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में आपकी हुकूमत की हवाले से तारीफ भी हो रही थी, मगर मसला यह था कि इन लोगों को सिर्फ दूसरे मुल्क के शहरियों से तो नहीं दूर रखना था, इनमें एक दूसरे से भी इनको दूर रखना था, क्योंकि ये सारे के सारे मुतासिर हो गए हैं। अब जब आप दूसरे सूबों को भेज रहे हैं, अगर उस वक्त भेजा जाता तो कम लोग होते और इंडिविजुअली हुकूमत उनका ख्याल कर लेती। अब तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को लगा दिया इन्होंने। अब यकीनी तौर पे आपकी बात ठीक है, इंडिविजुअली इन लोगों को सबको हमने ऑप्शन दिए। तकरीबन कोई 3-4 हज़ार लोगों के लिए जब हमने टेंट फैसिलिटीज बनाई, इन सबको वहां पे अलग रखना बिल्कुल नामुमकिन जैसी बात है, और वो अलग हो भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास इतना बड़ा स्प्रेड आउट उधर है भी नहीं, और आपको ये भी नहीं पता कि इनमें से कोरोना वायरस किसको है और किसको नहीं है, जब तक कि आप पूरी टेस्ट फैसिलिटी कर नहीं लेते। देखें ये सारे, जिसमें से तकरीबन 1500 पंजाब के ज़ायरीन हैं, तकरीबन 700-800 सिंध के हैं, कोई 700-800 बलूचिस्तान के हैं, फिर KP के हैं और गिलगित बल्किस्तान के हैं। मेरा पहला मशवरा, मैं आज भी उस बात पे कायम हूं, मैंने सबसे यही कहा, मैंने कहा जी आप जितना हम इनको वहां ज्यादा दिन रखेंगे उतने चांसेस हम बढ़ाते जाएंगे इस वायरल के फैलने के। मतलब यानी आपका अपना मशवरा भी यही था, तो फिर तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, क्योंकि डॉक्टर जफर मिर्जा साहब तो यही बताते थे बार बार कि हमने ताफ्तान में बड़े ज़बरदस्त तरीके से 3000 लोगों को रखा हुआ। वो कह रहे हैं कि आइडियल फैसिलिटी नहीं है। जब उनसे सवाल हुआ था कि एयरपोर्ट पर क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमें इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं नज़र आ रही थी। अब अगर वहाँ पर रखा हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा तासुर था, इनफैक्ट बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से भी ये तासुर दिया जा रहा था, तो ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। फिर नहीं, देखिए बड़ा एक फर्क है। आप देखें कि पंजाब ने और सिंध ने और KP ने अब एक हफ्ते पहले ये फैसिलिटीज डेवलप की। अगर हम इनको 15 दिन पहले ले जाते तो ये प्रोमिसेस इनको कहाँ रखते? इनके पास तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, या तो हॉस्पिटल्स में ले जाते या ये भी इसी तरह किसी हॉल्स वगैरह में। हमने 14 डेज तक अगर इनको यहाँ रखा तो वो फैसिलिटीज इन्होंने कायम आज की हैं। यानी कि आज 100 बेड का अगर एक लेबर कॉलोनी सिंध के अंदर सखर में डेवलप हुई है तो उस वजह से हुई कि एक टाइम फ्रेम उनको मिल सका। तो सर इसमें जिम्मेदारी बलूचिस्तान हुकूमत की तो नहीं है, मगर वैसे तो हुकूमतों की है, वफाकी हुकूमत की भी है, क्योंकि चाइना में तो बहुत पहले आ गया था। 2 महीने से मुसलसल बातें हो रही है, वहाँ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब आके कहते थे कि हाँ जी हमने इंडिविजुअली जो कैपेसिटी है वो बिल्ड कर ली है। तो अगर उस वक्त इतने अरसे में नहीं की, अचानक ताफ्तान में सिर्फ इसलिए इनको एक दूसरे के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था कि सूबे इसको बिल्ड कर लें, और कौन सी हुकूमत ने कहा था? क्योंकि अब सिंध हुकूमत तो क्रिटिसाइज कर रही है आप लोगों पर। नहीं जी, उसमें थोड़ा सा रेशो है। जैसे आपने देखा होगा सिंध में उन्होंने तकरीबन 150 या 170 लोगों को जो टेस्ट कराया है, तो उसमें सिर्फ 50 लोगों को निकला है। सो डेफिनेटली एक रेशो का फर्क डेफिनेटली उधर है। और चूंकि ये तकरीबन ज़ायरीन ईरान से कोई तकरीबन 10 दिन के सफर में थे और इन द एपिक सेंटर से कुम से आए थे,
तो ये एक बहुत बड़ा चांस था। इन सब में वायरल की मौजूदगी बहुत ज्यादा लेवल पे थी। अगेन आई वुड से, देखिए मैं तो ना हुकूमत पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा रहा हूँ, ना किसी और गवर्नमेंट को, ना किसी को। ये ऐसा एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसने अपनी लपेट में बहुत सारे अच्छे अच्छे मुल्कों के सिस्टम्स को बिठा दिया है। पाकिस्तान के लिए इसको हैंडल करना, और जो पाकिस्तान के अंदर हेल्थ फैसिलिटेशन सर्विसेज हमारी हैं जो कि बिल्कुल निचले सतह तक हैं, आई थिंक सो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी हवाले से एक चीज थी कि हम इन ताफ्तान के अंदर ज़ायरीन को किस तरह हैंडल करते हैं। बहुत शुक्रिया। जाम कमाल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना का अब असर पाकिस्तान की मईशत पर क्या होगा, इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो सकती हैं, पाकिस्तान की मईशत भी मुतासिर हो सकती है। पहले ख्याल किया जा रहा था कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे हुई हैं, पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई, दुनिया भर की मार्केट्स में ब्लड बात है। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौसमी तज्ज़ियाकार साहब, बहुत शुक्रिया। इनिशियली तो समझा जा रहा था कि पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा, आपको लग रहा है कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की मईशत को भी मुतासिर करेगा, जिसकी रिफ्लेक्शन भी नजर आ रही है मार्केट्स में? बिल्कुल व्यू तब्दील हो चुका है। जो वीकेंड पे डेवलपमेंट्स हुई हैं और हमने देखा है कि जो केसेस बढ़े हैं और लग रहा है कि केसेस जो हैं वायरस के और बढ़ जाएं, और हमने ख़ास तौर पे कराची पे जो वीकेंड पे माहौल देखा है, शॉपिंग प्लाजाज में कोई नहीं था, खाने पीने की जगह में कोई नहीं था। तो अब बज़ाहिर लग रहा है कि जो एक इनिशियल इम्प्रेशन था कि तेल की कीमतें नीचे होने से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल गिरेगा और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, अब बज़ाहिर लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से और जो दूसरे स्पेंडिंग है उसकी वजह से जो जीडीपी में गिरावट आएगी या जो जीडीपी इफ़ेक्ट होगी, हो सकता है कि उसकी वजह से जो फ़ायदे हम पहले सोच रहे थे वो भी कम पड़ जाएं। तो ओवरऑल यही टेंशन है कि अगर ये लॉकडाउन जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में हुई तो पाकिस्तान भी उन ममालिक की फहरिस्त में आ जाएगा जो इस वायरस से ओवरऑल मुतासिर हो रहे हैं। तो ये जो आज मार्केट्स में भी एक नेगेटिव एक्टिविटी हुई, वो इस वजह से हुई कि अब लग रहा है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा, या फिर जो फॉरेन सेलिंग का एलिमेंट था कि जी दुनिया भर में मार्जिन कॉल्स आ रही हैं इसलिए एग्जिट हो रहा है, इस वजह से था? इस वक्त आपको लग रहा है कि फंडामेंटली अब लोकल इन्वेस्टर को भी लग रहा है? नहीं, इसी वजह से क्या है, क्योंकि ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 28 केसेस थे जो जुमे वाले दिन जो 100 से ज़्यादा हो गए हैं, और हमने ये भी देखा कि आज तो कोई ख़ास फॉरेन सेलिंग भी नज़र नहीं आई थी। तो मेन जो फियर है सरमायाकारों को कि जो मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी, बल्कि वो होनी शुरू हो गई है। हमने देखा है कि टेक्सटाइल वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, और हमने ये भी देखा है कि जो पैसे रेमिटेंस आ रहे हैं उसकी इंडिकेशन मिल रही है कि वो इतने ज़्यादा नहीं आ रहे जितने पहले आ रहे थे। इसी वजह से हमने देखा कि आज लोकल फंड्स ने ज़्यादा फ़रोख्त किया है स्टॉक मार्केट में, और दूसरी जानिब एक ज़्यादा शायद उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता हुकूमती इक़दामात से, मगर साइकोलॉजिकली जो हुकूमत का इनएक्शन है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेवल पे है या दूसरे लेवल पे, वो भी लोगों को परेशान कर रहा है। क्योंकि दुनिया भर में हमने देखा है कि मुल्कों ने बेशुमार इक़दामात किए हैं, एमरजेंट मीटिंग की है, रातों को मीटिंग की है, और कुछ ना कुछ फ़ैसले किए। और उनका मार्केट पर असर नहीं पड़ा, बट हमारे यहाँ तो कम से कम ये भी देखा नहीं जा रहा कि कोई एमरजेंट मीटिंग हुई हो, कोई सेंट्रल बैंक ने अपने शेड्यूल से हट के मीटिंग की हो, ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया, जिसकी वजह से जो नफसियाती प्रेशर है इन्वेस्टर्स के जहन पे वो भी मार्केट को मुतासिर कर रहा है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब कह रहे हैं कि मार्केट भी इस बात को देख रही है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इनएक्शन है, ये तनकीद बहरहाल हो रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इस पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर उन्हीं के दौर में दफ्तर खारजा की तर्जुमानी करने वाली तस्नीम असलम ने इल्ज़ाम लगाया है। ये वो इल्ज़ाम है जो इससे पहले सियासी मुखालिफिन भी लगाते रहे हैं, मगर अब ये इल्ज़ाम एक सिफारतकार की तरफ से लगाया गया है। दफ्तर खारजा की साबिक तर्जुमान तस्नीम असलम ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनके दौर में दफ्तर खारजा को कुलभूषण के हवाले से बात करने पर पाबंदी थी, जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ। जो है वो प्रो इंडिया थी, बिल्कुल थी, उनकी शायद बिजनेस इंटरेस्ट भी थी। और ये जो एक हमने देखा कि एक बहुत पुरानी पाकिस्तान की पॉलिसी की एक पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर कोई पाकिस्तानी लीडर या सीनियर ऑफिशियल दिल्ली जाएगा तो वो हुर्रियत लीडर्स से, कश्मीरियों से ज़रूर मुलाकात रखी जाती है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब दिल्ली गए
और प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी। उन्होंने कश्मीरियों से मुलाकात नहीं की। तकारीर में कुलभूषण जाधव का नाम नहीं लेना, बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट का नाम नहीं लेना, या ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिसाइड होता था? बल्कि प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते थे कि दफ्तर खारजा ने भी नहीं लेना। अच्छा, दफ्तर खारजा ने भी नाम नहीं लेना, ये जी बिल्कुल इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस आती थी, उनकी एक डायरेक्शन थी, लाइन थी कि इंडिया के खिलाफ ज्यादा बात नहीं करना, ना बात करें। अच्छा, तो उसका फायदा हुआ या नुकसान? पता नहीं, उनको हुआ हो तो पाकिस्तान को तो कोई नहीं हुआ है। इस इल्ज़ाम की तायीद वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने भी की। उन्होंने ट्वीट किया कि तस्नीम असलम ने उस बात की तौसीक की है जो हम पहले ही जानते थे, ये उनकी जुर्रत का सबूत है। साबिक सिफारतकार के इस बयान पर नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद हैं। ख्वाजा, बहुत शुक्रिया, आपने ट्वीट्स भी किए। पहले ज़ाहिर है अपोजिशन के पॉलिटिशियंस तो करते थे, जो आपकी अपोजिशन थे, इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा कहते थे। अब दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान रही है 4 साल तक, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है और 4 साल तक आपके दौर में रही है तर्जुमान। ये बात जो इन्होंने की है ये सियासी बात है कि मियां साहब का वहां पे कारोबार था। अगर कारोबार था तो 2 साल हो गए हैं, पीटीआई ने को हर किस्म की उनके खिलाफ जो है ना चार्जेस जो हैं लगा दिए हुए हैं, जो कोई साबित नहीं हुआ। मैं स्वाय इसके कि उन्होंने 10,000 दिरहम जो है वसूल न किया, उसके ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद जो है उनकी जो कारोबार के मुतल्लिक जितनी भी बातें थी, फिर उनके बाद कोई पब्लिकली जो है जितनी भी बातें पीटीआई ने सियासी बातें की, उनमें किसी पे वो प्रोसिक्यूट करने की जुर्रत भी नहीं उन्होंने की। मुकदमा चलाना तो बड़ी दूर की बात है, जुर्रत भी नहीं की। स्वाय वो सियासी बयानात तक की महदूद रहे, प्रोपेगेंडे तक की महदूद रही वो बातें। लेकिन एक पढ़े लिखी जो जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है खातून इस किस्म के कमेंट कर दें, फॉर मी इट्स रियली पैथेटिक, वेरी पैथेटिक। वहाँ पे मैंने और लोगों के साथ भी काम किया है। मतलब मगर एक रिटायर्ड ऑफिसर का क्या इंटरेस्ट होगा इस हवाले से? 4 साल वो उन्होंने काम किया, उनका क्या इंटरेस्ट? अपोजिशन कहती है तो कहती है, उनका क्या इंटरेस्ट होगा? मुझे नहीं पता, मैं आई कैन ओनली स्पेकुलेट, लेकिन मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि स्पेकुलेशन जो है, जिन लोगों के साथ काम किया हो, आपने वक्त गुजारा हो, उनके मुतालिक जो है गलत या सही स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, सही भी स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। मैं बाज़ चीज़ों में बड़ा बेसिक चीज़ों में बिलीव करता हूँ, उनमें एक ये चीज़ भी है। लेकिन एक और मैं बात कहूँगा, देखिए मैं 4 साल डिफेंस मिनिस्टर रहा, 1 साल मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा, आखिरी 1 महीना जो है मैंने नहीं गुजारा, बाकी तकरीबन पूरे 5 साल ही मैंने गुजारे। अगर मियां साहब ने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल स्टेटस या स्पेशल कोई फेवर इंडिया के मुतल्लिक रखते या कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते, तो वो मुझे जरूर कहते कि मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूं, मेरा ख्याल है आप भी इस बात की गवाही देंगे कि मैंने नॉन स्टॉप इंडिया के खिलाफ जो है गुफ्तगू की है अपने 5 साल के टेन्योर के अंदर, ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया में मैंने जो है ऑन रिकॉर्ड हूँ। अगर मुझे सबसे पहले वो मुझे मना करते, क्योंकि मैं फेस तो मैं ही था ना, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री थी या फॉरेन मिनिस्ट्री थी 1 साल, तो मुझे उन्होंने मना नहीं किया या मुझे उन्होंने कहा। इनको किस तरह पता लग गया जी कि मियां साहब जो है नहीं चाहते थे? मियां साहब जरूर चाहते थे ताल्लुकात नॉर्मल करना, इंडिया के साथ बेहतर करना, वो जरूर बिलीव करते थे और बहुत से लोग बिलीव करते हैं। मौजूदा हुक्मरानों ने जो है जितनी कॉलें इन्होंने की हैं, अभिनंदन को छोड़ा गया, गुडविल ही एस्टेब्लिश करने के लिए छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया अभिनंदन को? वो हमारे यहाँ पे बेगुनाह लोगों पे बम गिराने आया हुआ था, हमारे कातलों की फहरिस्त में उसका नाम आता है, उसने अटेम्प्ट किया लेकिन हमने छोड़ दिया। वी वेंट टू दिस एक्सटेंट टू अपीज इंडिया, इतनी हमने इंडिया को अपीजमेंट पे, तो 72 साल में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती ये अभिनंदन के छोड़ने वाली। तो मियां नवाज शरीफ जो है वो क्यों गुनाहगार हो गए इस बात का? उस अगर कुलभूषण का नाम नहीं उन्होंने लिया, मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर को एक बंदे का नाम जो है उसका विर्द करना चाहिए कि भाई सिर्फ लोगों की जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए।
आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। उनके ज़माने में केस चलना शुरू हुआ, उसके ज़माने में लॉयर्स अपॉइंट हुए, उसके ज़माने में वहाँ पे तारीखें पढ़ी, हमने कंटेस्ट किया। अगर हमने सही कंटेस्ट नहीं किया तो कुछ बताएं ना तस्नीम असलम साहबा कि हमने सही कंटेस्ट नहीं किया, बताएं। सर मगर ये बताइए ना कि आप कह रहे हैं कि गुडविल के लिए, तो उस वक्त हो सकता है वो गलत ना कह रही हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने मना किया हो कि इस वक्त हमने गुडविल पैदा करनी है। नरेंद्र मोदी, ये भी एक ऐसा वक्त आया पठानकोट के वाक़े के बाद उनकी तरफ से नहीं बयान दिया गया था, कांग्रेस उन पर पाकिस्तान का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो नवाज शरीफ साहब ने ये बात अगर की हो तो इसमें क्या गलत है? हो सकता है उन्होंने उस वक्त कहा हो कि जी अभी नाम नहीं लेना है, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी और ज़्यादा। देखिए, ये जो उन्होंने बात की है, जो आप बात कर रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये बात जो है, जिस रात जो है अभिनंदन का प्लेन डाउन हुआ, उस रात को जो हमें ब्रीफिंग दी गई, उसमें भी ये कहा गया कि हम सिचुएशन एस्केलेट नहीं करना चाहते, और इसमें थर्ड पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व हुई हैं, जो सिचुएशन को जो है वो उसकी जो है एस्केलेट होने से बचाना चाहती हैं। और ये जो कैदी ये पायलट छोड़ा गया है, ये उसी सिलसिले में जो है, और हमने उसको क्वेश्चन नहीं किया, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया कि भाई क्यों छोड़ा जा रहा है। हमने कहा जी ठीक है, अगर इससे सिचुएशन टेंशन जो है वो नीचे आती है, टेम्परेचर नीचे आते हैं, तो ठीक है, इससे आप कर लें इसको बावजूद इस बात के कि प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफिंग देने आना था, प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग देने नहीं आए। मोदी को मिस्ड कॉलें मारते रहे, लेकिन अपोजिशन को या पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देने नहीं आए। वहां पे जनरल बाजवा ने भी ब्रीफिंग दी उधर आके, तो हमने उसको इंडोर्स किया कि अभिनंदन को आप ठीक है जाने दें, इससे अगर टेम्परेचर नीचे आता है तो बिल्कुल इसको अटेम्प्ट करके देखें। और उससे ये हुआ कि जो आई बॉल टू आई बॉल जो सिचुएशन थी, जो टेम्परेचर जो थे वो जाहिर हो रहा था कि आज रात या कल सुबह या कल रात जो है वो अटैक होगा और एस्केलेशन हो जाएगी, चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी। वो बयानात बैक एंड फोर्थ नहीं चले और दूसरे जेस्चर्स जो है वो दिखाए गए, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हुई और वो जो है जंग जो थी वो अवर्ट हो गई। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने एज ए पॉलिसी फॉरेन ऑफिस को मना करना, मैं अब क्या बताऊं कि फॉरेन ऑफिस जो है, मैं तो वहां पे बैठा हुआ था। फॉरेन ऑफिस तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस से तो नहीं सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेता था, किसी और जगह से भी इंस्ट्रक्शंस लेता था। ये मैं मेरे कहने की बात नहीं है, ये रूटीन की बात है, पुरानी बात है, ये कई दहाइयों की बात है। और साहब, ये आप जो फिर ये कह रहे हैं कि जो भी पॉलिसी उस वक्त थी भारत के हवाले से नवाज शरीफ की, वो असल में नवाज शरीफ की नहीं बल्कि रियासती पॉलिसी थी? बिल्कुल रियासती पॉलिसी थी, बिल्कुल रियासती पॉलिसी। बहुत शुक्रिया, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, हम प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से बहुत सालों से एक बात पर आवाज़ उठाते रहे हैं कि नैब की जो गिरफ्तारी का अमल है, इसके ऊपर कदगने होनी चाहिए। गिरफ्तार कर लिया जाता है, नैब चेयरमैन की शबाबदीद है, बहुत सारे लोगों की आज़ादी सलब कर दी जाती है। हम आवाज़ उठाते रहे, फिर अदालती फैसलों में भी ये बात सामने आई और फिर खुद हुकूमती वज़रा भी ये बात करते नजर आए कि हाँ जी, गिरफ्तारी इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, आप PCL पर नाम डाल दें, अगर कोई ताउन कर रहा है तो इसे इन्वेस्टिगेट करें। और अब जंग और जियो के एडिटर इन चीफ पर अदालत ये सवाल उठा रही है। जंग और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, आलमी इदारे मजम्मत कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है, साथ ही अब ये मामला आला अदालतों में भी पहुंच चुका है। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी और जियो न्यूज़ की बंदिश को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। एक दरख्वास्त अपोजिशन की तरफ से दायर की गई है, जबकि एक और दरख्वास्त जियो न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ दायर की गई है, जिसकी समाअत कल होगी। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील एतजाज हसन ने एतराज़ उठाया कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई, उन्हें हब्से बेजा में रखा गया है। अदालत ने पूछा कि क्या मीर शकील उर रहमान नैब के सामने पेश हुए थे, तो एतजाज हसन ने बताया कि मीर शकील उर रहमान को पेशी के मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। तो अदालत ने पूछा कि क्या मीर शकील उर रहमान को कोई सवालनामा दिया गया था। एतजाज हसन ने जवाब दिया कि मीर शकील उर रहमान को सवालनामा नहीं दिया गया, नैब ने कुछ सवालात लिखवाए थे। अदालत ने पूछा कि क्या आप समझते हैं कि जिस्मानी रिमांड ठीक दिया गया और क्या आपने जिस्मानी रिमांड चैलेंज किया। एतजाज हसन ने कहा कि उन्होंने जिस्मानी रिमांड और गिरफ्तारी दोनों चैलेंज की हैं। दौरान समाअत नैब के वकील ने बताया कि नैब का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, नैब आज़ाद इदारा है जो कानून के मुताबिक काम कर रहा है। मीर शकील उर रहमान का केस इंक्वायरी स्टेज पर था, जिस पर अदालत ने कहा
कि शिकायत की तस्दीक के इब्तिदाई मरहले में गिरफ्तारी का क्या जवाब था। चेयरमैन नैब ने शिकायत पर होने वाली रिपोर्ट देखे बगैर वारंट कैसे जारी कर दिए। नैब एहतसाब का अमल बिल्कुल करे, लेकिन एहतसाब कानून के मुताबिक होना चाहिए। अदालत ने कहा कि आपको मीर शकील उर रहमान से सवालों के जवाब लेना चाहिए थे। वो अगर जवाब ना देते तो आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करते। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या मीर शकील उर रहमान को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उनका अखबार और उनका टीवी चैनल हुकूमत पर तनकीद करता है? क्या आपने सहाफत और आज़ादी इज़हार राय रोकने के लिए गिरफ्तार किया? अदालत ने करार दिया कि अदलिया और सहाफत रियासत के दो बुनियादी सतून हैं। अदालत उन्हें हिलाने की इजाज़त नहीं देगी। मीर शकील उर रहमान की अहलिया ने अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें अपने शौहर से मिलने दिया जाए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें रिहा किया जाए, वो कहीं नहीं जाएंगे। इस पर अदालत ने कहा कि अदालत पर यकीन रखें, अदालत कानून के मुताबिक इस केस को देख रही है। और अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या मामला आगे बढ़ता है। मुसलसल इस हवाले से सवाल उठ रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो गई।